डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है हमारे इस कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें हमारी पहली सेगमेंट खेती और किसानी के साथ, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं कि कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के लिए क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं हमारी सरकार के द्वारा और साथ ही साथ हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर। खेती और पशुपालन ग्रामीण जीवन की रीढ़ माने जाते हैं कि दोनों जितने एक दूसरे के पूरक हैं, उतने ही जीवन जीने में सहूलियत देने में सहायक हैं। इसे और सहज बनाने में बायोगैस प्लांट सबसे अच्छे विकल्प साबित हो रहे हैं। बायोगैस प्लांट में जहां खाना बनाने के लिए गैस मिलती है, वहीं बची हुई सैलरी से जैविक खेत बनाई जा सकती है। सीकर के कर नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में बायोगैस प्लांट लगाने और उसकी उपयोगिता समझाने के लिए प्लांट का डेमोस्ट्रेशन लगाया गया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि गोबर की उपलब्धता और मौजूदा जरूरत के हिसाब से आकार दिया जा सकता है। यदि किसी किसान या पशुपालक के पास 2 पशु भी हैं, तो भी बायोगैस प्लांट का लाभ लिया जा सकता है। वहीं गौमूत्र का इस्तेमाल कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। बेहतर जानकारी के लिए आइए चलते हैं विशेषज्ञ के पास। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी जोर बढ़ रहा है और हम किसानों को ये सलाह देते हैं कि कृषि के साथ साथ आप एक समेकित कृषि प्रबंधन करें, यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जो कि यहाँ की एक परंपरा भी रही है कि कृषि और उसके साथ साथ पशुपालन, ताकि ये एक दूसरे के पूरक हैं और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। तो अगर किसान के पास 2 दुधारू पशु हैं और उसके साथ साथ कुछ बकरियां हैं, कुछ उसके पास मुर्गियां हैं, तो उसके हमेशा आमद भी आती रहेगी और जोखिम भी घटेगी। तो अगर मान लो उसके पास 2 पशु हैं, उससे मिलने वाले गोबर को वो गोबर गैस प्लांट के अंदर, जो ये हमारा बायोगैस प्लांट है, इसमें डालें और उसको एजिटेट करें और उसके बाद में उसको सड़ने के लिए छोड़ दें। तो जो उससे गैस बनेगी वो आप देख सकते हैं कि पीछे एक पाइप से ले जाके और दूसरे रूम में ले जाया जा रहा है। और उस गैस को हम जैसे एलपीजी से कोई भी चूल्हा जला सकते हैं, गैस स्टोव जला सकते हैं, वो स्टोव जला के और पशुओं का जो राती पे राशन उसको पका सकते हैं और उससे एक बल्ब भी जला सकते हैं। जैसे कि गैस का मेंटल होता है, उसी तरह से रात को उससे रोशनी ले सकते हैं। तो आम के आम गुठली के दाम, जो पशुओं से दूध मिलेगा उसके साथ साथ जो गोबर मिलेगा, उस गोबर का भी उपयोग हो सकेगा। और स्लरी जो बाहर निकलेगी उसमें वो सब गुण हैं जो कि फार्म यार्ड मैन्योर के अंतर्गत के अंदर होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और विद्यार्थियों को हम ये दिखा के और उनको प्रेरित करते हैं कि आप हमेशा सरकारी जो नौकरियां हैं उसी की तरफ न भागें, आप अपने किसी फार्म पे भी ये सब योजना लगा सकते हैं। इसी तरह से आपने भी देखा कि जो गौमूत्र है, उस गौमूत्र को संग्रहित करते हैं और गौमूत्र को संग्रहित करके और उसको फ़िल्टर करके और स्प्रेयर में भर के और हम जो हमारी फसलें हैं उसमें पर्णीय छिड़काव करते हैं। इसके पीछे जो सोच रही वो ये थी कि गौमूत्र के अंदर भी नाइट्रोजन होता है और उस नाइट्रोजन वैसे ही वोलेटाइल होता है, तो वो अमोनिया बन के और उड़ जाता है। तो जो आपको एक अजीब सी स्मेल लगती है किसी भी पशुशाला में, वो अमोनिया गैस की होती है। तो वो अमोनिया गैस उड़ के और हमारे वातावरण में यूं ही व्यर्थ चली जाती है।
तो उस गौमूत्र को हम 1 भाग गौमूत्र और 4 भाग पानी मिलाकर अगर छिड़काव करते हैं तो हमारे पौधों की जो वानस्पतिक बढ़वार है, ये हमारा स्वानुभूत नुस्खा है। बढ़वार अच्छी होती है और उसकी उत्पादकता अच्छी होती है, क्योंकि हरापन उसमें बढ़ जाता है। जब क्लोरोफिल बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा और पशुओं की जो हमारे पौधे हैं उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। बायोगैस संयंत्र की तस्वीर बदलने में सबसे सहायक सिद्ध हो सकते हैं। एक तरफ जहां इनसे घरेलू ईंधन की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ किसान रासायनिक खेती को छोड़ जैविक खेती की ओर आसानी से मुड़ सकेंगे। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा पहला सेगमेंट खेती किसानी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आप पशुपालन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है। आइए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर। पशुपालन में शुकर पालन सबसे तेजी से मुनाफा देने वाला पशु है, जहां हर 6 माह में इनकी संख्या में इजाफा होता है। वहीं इन पर व्यय होने वाली राशि बेहद कम होती है, जबकि इनसे मिलने वाली आय में नजर डाले तो वो भी कई गुना होती है। इस तरह से शुकर पालन कम समय में अच्छा फायदा देने वाले विकल्प है। शुकर पालन के बारे में जब कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज के कार्यक्रम सहायक से बात की गई, तो उन्होंने इस व्यवसाय से संबंधित बेहद लाभकारी जानकारी दी। इस केंद्र में शुकर की 4 नस्लों के पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा उनका कहना है, हमारे यहाँ जो है पिगरी यूनिट है 2001 से, और हम किसानों को जो है प्रशिक्षण देते हैं 1996 से, और काफ़ी किसान जो है इससे लाभान्वित हुए हैं। काफ़ी किसानों ने खोला भी था, लेकिन बीच में मार्केट की वजह से कुछ किसान जो है बंद भी कर दिए थे, लेकिन दोबारा से किसान जो है दोबारा से जागरूक हुए हैं और पिगरी यूनिट जो है स्टार्ट कर दी है। सुअर पालन का जो प्रजाति है उसमें लार्ज वाइड यॉर्कशायर हमारे यहाँ है, मिडिल वाइड यॉर्कशायर है, लैंड्रेस है और देसी है। 4 तरह की जो है ब्रीड हम लोगों के यहाँ पालते हैं। पशुपालन में मुनाफे की रफ्तार बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है पशु को बीमारियों से बचाना। इसके लिए पशुओं का समय समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। शुगर में होने वाली बीमारियों के बारे में विशेषज्ञ का कहना है कि ये जो है खाने पीने के लिए इसको आप कुछ भी दे सकते हैं। प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके को छोड़ के बाकी आपके घर पे जो भी सब्जी के छिलके, फल के छिलके, सड़ी गले फल, सड़ी गली सब्जी, होटल का बचा हुआ खाना बहुत अच्छा होता है इसके लिए। और बाकी का जो कना
और राइस पॉलिश और कोई भी अन्न, हर तरीके का जो आपके गांव में कम पैसे में मिलता हो वो आप इसको खिला सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो खाता है वो उसको मीट में कन्वर्ट कर देता है। इनमें जो है ज़्यादातर 3 तरह के रोग पाए जाते हैं। एक गला घोटू होता है, एक खुरपका मुंहपका की बीमारी होती है, तीसरा स्किन डिजीज़ होती है और एक स्वाइन फीवर होता है। ये जो बीमारी हैं इनके लिए पहले से आप टीका लगा सकते हैं जिससे कि ये बीमारी ना हो। शुकर पालन में नर और मादा का अनुपात कितना रखा जाए, साथ ही शुकरों की संख्या में कैसे इजाफा होता है, आइए ये भी समझते हैं। इसको पालने के लिए आप 10+1 यानी कि 10 फीमेल और 1 मेल को आप अपने यूनिट में रख सकते हैं। उससे आप साल में 2 बार बच्चे देती है ये, और एक बार में मिनिमम अगर 8 बच्चे देती है तो साल में 16 बच्चे होंगे, और 10 अगर आपके पास होंगे तो 160 बच्चे हो जाएंगे, जो कि एक बच्चा जो है मार्केट में 2 महीने का बच्चा 2000 रुपये का बिकता है, तो 3,20,000 हो गया। 3,20,000 में अगर 1,20,000 रुपये अगर उसके खर्चे में निकाल दें हम लोग तो 2 लाख रुपये का हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा। इसको रहने के लिए आप जो है ना, जब आपके पास कम पैसा है तो आप इसको कच्चा भी बना सकते हैं, और उसकी जो हाइट होती है वो करीब 10 से लेके 12 फीट होने चाहिए, जिससे कि उसको गर्मी न लगे। क्योंकि इसको क्या है कि इसमें पसीने वाली ग्रंथि नहीं होती है, इसलिए पसीना इसको बहुत आता है, गर्मी अधिक लगती है। पानी का समुचित व्यवस्था रखनी चाहिए इसके लिए। युवाओं को मैं यही सलाह दूंगा कि जो जानवरों का आदमी लोग मांस खाते हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाला यही जानवर है, और आप इसको पालिए। अगर जब आप इसको पालेंगे तो इसके फ़ायदे से आप गाय भैंस भेड़ बकरी को जो है भूल जाएंगे। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले उसका समुचित ज्ञान लेकर शुरू किया जाए तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। शुकर पालन में भी खास बातों का ध्यान रखकर कम समय में बेहतर लाभ लिया जा सकता है। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए जानते हैं। अगस्त माह का पशु कैलेंडर 2021। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। पशुओं को अत्यधिक तापमान एवं तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुर मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार या कृष्ण जंघा, इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए हों तो अब अवश्य लगवा दें। बरसात के मौसम में पशु घरों को साफ सुथरा एवं सूखा रखें। भेड़ बकरियों में PPR भेड़ चेचक रोग होने की संभावना रहती है, अतः बचाव के लिए टीके निश्चित रूप से लगवा लें। पशुओं के खुर मुंहपका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें एवं ग्रसित पशुओं की खान पान की व्यवस्था भी अलग से करें। इस माह में पशुओं में गलघोटू एवं लंगड़ी ज्वर रोग की संभावना बनी रहती है, अतः रोग के लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा सेगमेंट हमारा पशुधन। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ।
आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का हमारी सफल किसान से, जानने का क्या है उनकी कड़ी मेहनत की दास्तान। आइए मुलाकात करें, जानें उनकी सफलता की कहानी। खेती के क्षेत्र में महिलाओं ने हमेशा हर कदम पर पुरुषों का साथ दिया है। इसके बावजूद भी कृषि में पुरुषों के योगदान को ही याद किया जाता है, जबकि खेती का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही पुरानी इसमें नारी की भागीदारी भी है। यही वजह है कि अथक प्रयास और नई तकनीक के तालमेल ने खेती को अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया है। 21वीं सदी में जहां कृषि लगातार नई नई तकनीकों से आधुनिक हुई, वहीं महिलाओं ने भी इन तकनीकों को साहस के साथ गले लगाया है। आज की महिलाएं कृषि में अपने सफल सहयोग के साथ लगातार आगे बढ़ रही हैं। रूबी पिछले 13 साल से खेती में अपना सहयोग दे रही हैं। वो बताती हैं कि साल 2004 में जब उनका विवाह हुआ तब खेती के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके ससुराल में आजीविका का मुख्य आधार खेती ही था। इसी आधार में रूबी भी धीरे धीरे भागीदार होने लगी और छोटे छोटे खेती के कार्य करने लगी, जिससे परिवार की मदद तो हो ही रही थी, साथ ही उनकी जानकारी भी बढ़ रही थी। यहाँ पे आई, यहाँ पर सब लोग खेती करते थे और मेरे पति भी इन खेतियों से जुड़े हुए थे, किसान हैं। तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी इसमें हेल्प करूं। मेरी एक मानना था कि भाई मुझे भी कुछ करके दिखाना है। ये छोटी सी मदद कब रूबी का ध्येय बन गई, उन्हें पता ही नहीं चला। अपनी बढ़ती रुचि को और निखारने के लिए रूबी नई नई जानकारियाँ इकट्ठी करने लगी। इसके लिए रूबी कृषि बैठकों का भी हिस्सा बन गयी और साल 2008 में खेती के प्रति उनका नजरिया बदला, जब कृषि विज्ञान केंद्र की टीम ने आकर जैविक खेती के बारे में जानकारी दी और प्रशिक्षण भी दिया। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण में रूबी ने जैविक खेती को तो जाना ही, साथ ही रसायनों के दुष्परिणाम के बारे में भी उन्हें पता चला। इसके बाद रूबी और उनके पति ने निश्चय किया कि वो जैविक खेती को ही अपनाएंगे और बाकी किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। मेरे यहाँ पर मेरे पति ने भी मेरा बहुत सहयोग किया। केवीके के यहाँ जो डॉक्टर आए थे, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आपको जैविक खेती करने के लिए एक वहाँ पर केवीके में पढ़ना चाहिए। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। उन्हीं की सलाह से, उनके मार्गदर्शन से आज मैं आगे बढ़ पाई हूँ। साल 2008 में रूबी ने अपने खेत में जैविक खेती की शुरुआत की। हालांकि वो जानती थी कि शुरुआत में उन्हें अच्छा मुनाफा नहीं मिलेगा, लेकिन वो ये भी जानती थी कि धीरे धीरे पैदावार में और गुणवत्ता में इजाफा हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। इस समय रूबी अपने 20 बीघा खेत में हर तरह की फसलें ले रही हैं। हमारे यहाँ पर 20 बीघे में जैविक खेती कर रहे हैं। उसमें से जो सरसों है, गेहूँ है, चना है, और इसके अलावा भी हम जो कर रहे हैं वो वेजिटेबल जैसे सब्जियाँ हैं, पालक है, मेथी है, मूली है, गजरा है, और जैसे मटर, बैंगन, टमाटर, मिर्ची आदि सब्जियां लगा रखी है। रूबी ने न सिर्फ जैविक खेती शुरू की, बल्कि जैविक खाद बनाना भी सीखा और अपने खेत में इस्तेमाल करने के लिए गोबर और गोमूत्र से जैविक खाद जीवामृत बना रही हैं। गांव वालों के तो सबके घर में जो पशु रहते हैं, तो अपन उस गोबर की खाद बनाकर अपन खेत में यूज ले सकते हैं। हर्बल स्प्रे, कीटनाशक दवाइयाँ, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, ये सारी चीजें जीवामृत अपन घर में बनाकर अपनी जो खेती में देंगे तो वो उससे फसल भी उपजाऊ होगी, अपने शरीर में कोई नुकसानदायक नहीं होगा, कुछ खर्चा भी नहीं आएगा। अपने पति की मदद से रूबी ने करीब 200 मीट्रिक टन केचुआ खाद बनाने के लिए एक इकाई तैयार की है। इस इकाई के कारण ही आसपास के किसानों को आसानी से जैविक खाद उपलब्ध हो रही है, जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। वो बताती हैं कि इस इकाई को शुरू करने में नाबार्ड से काफी सहायता मिली। जो खाद को ले जाकर वो जैविक खेती करते हैं, उनसे यहाँ आसपास के लोग और आसपास के गांव के जो लोग हैं वो तो प्रभावित तो हो ही रहे हैं, और उससे अलावा हमारे जो एफएओज के 2000 जो सदस्य है, उसमें से 1000 सदस्य जो जैविक खेती कर रहे हैं।
जैविक खाद इकाई के साथ ही रूबी ने अजोला उत्पादन इकाई भी तैयार की है, जिसे पशु आहार के लिए उत्तम माना जाता है। इसके इस्तेमाल से पशु का विकास तो सही होता ही है, साथ ही इससे दूध का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। ने जो ये यूनिट लगा रखी है उसमें जो हम 2 इंच तक की मिट्टी डालते हैं, इसमें फिर पानी भरते हैं और उसमें फिर अजोला को छोड़ देते हैं। इसका पानी जो अजोला है इसमें 3 महीने तक ये अजोला खराब नहीं होती है और ये 3 महीने तक हम रोज प्रतिदिन इसमें से 1 किलो अजोला रोजिना अपने पशु को दे सकते हैं। और इसको जो पशु को खिलाते हैं उस पशु का दूध बढ़ता है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है और जो इसकी मिट्टी और जो पानी है वो अपने जैविक खेती करने में बहुत उपयोगी है। जैविक खेती के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए रूबी को भारत और राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। बदलते दौर में महिलाओं ने खुद को काफी सशक्त किया है, फिर चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो या फिर कोई और क्षेत्र। महिलाएं अपने सकारात्मक प्रयासों से खुद का और समाज का भविष्य संवार रही हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे सफल किसान। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगे। किसान भाइयों बहनों, आप हमारा ये कार्यक्रम डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। गांव किसान के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल